ठीक है, पहला लेक्चर फंक्शंस के ऊपर। डिफरेंशिएशंस के पहले सबसे पहले हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या फंक्शंस? फंक्शंस इसलिए जरूरी है, देखो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नाम का एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें क्या है कि तुम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना जरूरी है। तुम चाहे पूरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स छोड़ दो, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि पूरी 11th में तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, खासकर काइनेमेटिक्स में। क्योंकि अगर तुम लोग अपने सीनियर्स को देखोगे जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, रो रहा होगा वो, हंसते शक्ल में पीछे रो रहा होगा। ठीक है, देखो फिजिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा अगर तुम पढ़ लिए तो तुम्हारे जेईई में 100 मार्क्स कंफर्म है। अगर तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये जो 100 नंबर है ना, आउट ऑफ 300 में 100 केमिस्ट्री के 100 मैथ्स में, ये 100 नंबर कोई नहीं छीन पाएगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है बेटा तो फिजिक्स तुम निकाल लोगे, तुम फेल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम इन बाकी 200 में भी कुछ भी कर दो ना, ये 100 नहीं हरा पाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया ना, वो लिंक हो गया गलती से, तो वो छूटने नहीं वाला। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपने फिजिक्स का जो है फंक्शंस, व्हिच इज आल्सो नोन एज द रूट ऑफ वेरिएबल। रूट ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो फंक्शंस एक ऐसी चीज है जो अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया है, मान लीजिए x और y, ठीक है ना, x और y, तो ये जो फंक्शन है ना उनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा। हाँ, ये जो फंक्शन है ना इनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एक बार अपने नोट्स खोल लो, ठीक है ना, नोट्स खोल लो, ये लिखते जाओ सारा, बिफोर हैंड लिख रखा है, ये सब लिखते जाओ। फंक्शंस इज आल्सो नोन एज रूल ऑफ वेरिएबल। इससे शॉर्ट्स नहीं, इससे शॉर्ट तुम लोग को नहीं मिलेंगे नोट्स जानते हुए। ठीक है, स्टेटमेंट, फंक्शन एक स्टेटमेंट होता है, बताओ उनको, ठीक है ना, स्टेटमेंट व्हिच डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये कीवर्ड है दोनों, बोर्ड में भी आ सकता है ये। अगर फंक्शंस पूछ लिए गए, तुम लोग को बताना पड़ेगा कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है एक रिलेशनशिप को दो वेरिएबल के बीच में। किसके बीच में? दो वेरिएबल के बीच में। यहाँ दो ये वेरिएबल है, ठीक है ना, मतलब इनकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है ना, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो देखो मैथ्स में ना ऐसे पूरा नहीं लिखा जाता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ सीधे ये लिख दिया जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x। बस मैंने इतना देखा और मेरे को ये पूरा सेंटेंस स्ट्राइक कर गया। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वेरिएबल है कि नहीं, क्या हमने क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट व्हिच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो अगर ये वेरिएबल है तो इनकी वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, इनकी एक से ज्यादा वैल्यू होंगी, जरूर होंगी, क्यों? वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, तो अगर मैं लूँ x और y, ठीक है ना, और अगर मैंने कहा कि जो y है वो x का फंक्शन है, तो जो y होगा ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्या? अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? सुनना ध्यान से, जो अपना y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इसलिए क्योंकि अगर मैं x की जो वैल्यू रखूंगा, अगर मैंने इक्वेशन में x की वैल्यू रखी तो जो y की वैल्यू है ना चेंज हो जाएगी। यस, अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू रखूंगा, जैसे इफ आई से दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1, ठीक है, एक टर्म है। तो अगर मैंने क्या लिया कि मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी है कि नहीं,
अपन केस 1 लेते हैं। अगर मैंने मान लिया कि x को मैं दो वैल्यूज मानूं, मैंने क्या मान लिया कि x की वैल्यू एक जगह 1 हो जाएगी, एक जगह 2 हो जाएगी। केस 1 में लेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 1। मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू बदलूंगा तो ये y की वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो y है वो x पे डिपेंडेंट है, तो y क्या हो गया अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 1 दी, x अपना इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान में डाल दो। ठीक है ना, x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब अपन x की वैल्यू कुछ भी रखें, x अपना इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू हम रख रहे हैं। ठीक है ना, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, हम रख रहे हैं। लेकिन y की वैल्यू हम नहीं रख रहे, y की वैल्यू हम नहीं रख सकते अगर फंक्शन ये कह रहा है। ठीक है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगी। x जो है वो हम डालेंगे, y वो x देगा। ठीक है, मैंने लिया x इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन विद 2 1 माइनस 1 क्या होगा, बहुत सिंपल सी है, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, हमने x की वैल्यू हमने इसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स में क्या किया, y इज इक्वल टू f1। ठीक, हमने यहाँ x की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 हुई, 1 आया, 1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स, 1 हो गया माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू रखी, इक्वेशन सॉल्व करी, हम लोग को y की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, इससे हम लोग अब क्या सीख रहे हैं कि x की वैल्यू हम लोगों ने रखी, वो क्या हो गया अपना इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो y पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और अपना जो y है वो इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने x की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, और ये जो है हमारे सामने y की वैल्यू प्रकट हो गई है। ठीक है ना, मैथ्स का मैं से बताऊं तो एक बहुत मेजर डिमांड है, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पूरा तुम्हारा जेई का सिलेबस ये चीज मांगता है कि बेटा जिस इक्वेशन पे हो ना उस पे बने रहो, उस पे पूरा फोकस रखो। हाँ, रखना जरूरी है, क्योंकि देखो ना एशियन सबसे ज्यादा तेज है मैथमेटिक्स में, क्योंकि अगर वो एक इक्वेशन को किसी को पढ़ रहे हैं ना तो वो एक ही इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वो एक ही इक्वेशन को पढ़ पाते हैं, उनका दिमाग ऐसा हो गया है इसलिए। ठीक है ना, नो ऑफेंस। अब हम लोगों ने क्या लिया, केस 2। ठीक है, केस 2 में हमने क्या लिया, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दी, 2 3 4 5 क्या रखे, सोचो एक बार कुकर ट्राई करो ना, कॉपी पेन लिए होगा तुम लोग, जहाँ पे मुझे लगता है। x की वैल्यू रख देते हैं 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या था हमारा, x स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ x की वैल्यू 3 रखी, ये हमारा फंक्शन था। ठीक है ना, हमने इस वाले फंक्शन को क्या नाम दे दिया अपना, f(x). हाँ, ये जरूरी है कि हमने y इज इक्वल टू, ये पूरे इस इक्वेशन इस एक साइड को हमने सिर्फ f(x) लिख दिया कि ये जो x है, x का फंक्शन है, ये प्रॉपर, मुझे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये लिख दूँ, काम खत्म। बस मेरे को एक बार ये डिफाइन करना है कि ये इसके बराबर है। मैंने अगर एक बार ऊपर कहीं लिख दिया स्टेप में कि ये इसके बराबर है, मैं सीधे y इज इक्वल टू f(x) लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 3 रखी। ठीक है ना, मैंने क्या किया, f(x) x की वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पे 3, अब मैंने 3 रख दिया। सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू x 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ
2x 2 3 माइनस 1 ओके। यहाँ हुआ 6 9 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इंटू 6 माइनस 1 ओके। 9 5 जा। अब कोई नहीं होता है तो उसके लिए पूरे स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं हमको, नहीं तो 1 मिनट में क्वेश्चन निपटा देते। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 45। सोच रहे हो विनोद, हम लोगों ने जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू अलग आई, हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू अलग आई। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, वही कि जो y है वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, जो y है वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन जो x है वो इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम डाल रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट? पता चला कि x इंडिपेंडेंट क्यों है, y डिपेंडेंट क्यों है? नहीं पता चला तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है अपन पे, जेई हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ जो पढ़ रहे हो उसको एक बार 2x पे मत देखना, क्योंकि 2x पे देखोगे पगला जाओगे, क्योंकि बहुत गंदी आदत लगी हुई है 2x पे देखने की। एक और चीज, ठीक है, यहाँ मैंने छोटा छोटा लिखा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हम वैल्यू रख रहे हैं, उनकी पूरे संपूर्ण सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। यस, अगर मेरे पास 15-20 बोतल है, ठीक है ना, सब में अलग अलग जूस भरा हुआ है, किसी में स्प्राइट, किसी में माउंटेन ड्यू, किसी में कोका कोला, ठीक है, भरा हुआ है। तो मेरे पास 15-20 बोतल का एक डोमेन है, मैं उससे कोई भी बोतल निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं उससे कोई भी बोतल निकाल सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक। अब मैंने जो बोतल निकाली उसमें तो अलग अलग जूस भरा है, तो मेरे बोतल की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा जूस पीने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तुम कुछ कमेंट करो कि भैया पहले देख लेते क्या पीना है, नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम मुंह बंद रखो। मैंने क्या किया, बोतल निकाली, फ्रिज में डाली और देखा कि जमने के बाद कोल्ड ड्रिंक कौन सी है। ये बोतल है, ये उसके अंदर का जूस है, ठीक है। तो मेरे पे 15-20 बोतल थी, वो पूरा मिला के एक डोमेन हो गया, ठीक है ना। जो y की वैल्यूज होंगी, मतलब हमारा जूस होगा, वो होगा रेंज। अगर मैंने कहा यार दो बोतलों में सिर्फ पानी भरा था, सिंपल, y है, उसकी वैल्यूज हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज x से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगी, है कि नहीं, उसकी वैल्यू x से ज्यादा होगी नहीं। मतलब अगर मैं x की 5 वैल्यू डालूं, ठीक है ना, अगर मैं सिंपल फंक्शंस की बात करूं, अगर मैं x की 5 वैल्यूज डालूं तो वो y जो है वो 5 से ज्यादा तो देगा नहीं, है कि नहीं, वो 5 से ज्यादा वैल्यूज तो देगा नहीं, है। मैंने बोला अगर x है वो 5 वैल्यूज दे रहा है, क्या 5, ये 5 अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो y जो है इन्हें नाम दे देते हैं x1, x2, x3, x4, x5। तो ये 5 अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो y है वो या तो 5 वैल्यू देगा या तो 5 से कम वैल्यू देगा। हाँ, अभी तुम्हें इतने की ही जरूरत है, ठीक है ना। तुम पूछोगे क्यों ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, चलो बताता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे को 5 से ज्यादा वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। मैंने लिख लिया y1, y2,
y3 y4 y5 5, ठीक, और अपना y6। तो अगर मैंने माना कि x की वैल्यू ये रखने पे मेरे को ये मिल रहा है, x की वैल्यू 2 रखने पे मेरे को ये मिल रहा है, x की वैल्यू 3 रखने पे मेरे को ये मिल रहा है, x की वैल्यू 4 रखने पे मेरे को ये मिल रहा है, x की वैल्यू 5 रखने पे मेरे को ये मिल रहा है। ये कहाँ से आया फिर, कहाँ से आया ये? तो इसका मतलब ये तो होगा कि जो y6 है ये कोई ना कोई एक और वैल्यू पे रखने पे आ रहा होगा, क्योंकि यही 5 वैल्यूज डाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज है ना, ये x की, ये x का डोमेन है, और ये जो y की सारी वैल्यू है ना, ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो y6 का मतलब क्या हो गया कि जो y6 है वो इनमें से किसी ना किसी का रिजल्ट होगा ना, क्योंकि y6 आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं, y6 हम लोग ने मान रहे हैं 6 आंसर आ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, इसलिए हम इसे नहीं मानते। हम कहते हैं कि y जो है वो सिर्फ x जो डोमेन है ना, डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितनी ही वैल्यूज देगा या फिर उससे कम दे सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तुमने ऐसा क्यों, अगर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब मैंने यहाँ 4 डाल दिया, अगर मैंने x की वैल्यू 4 ले ली तो y कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 16, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू -4 अगर मैंने डाल दी तो y की वैल्यू क्या हो गई, फिर भी 16 रहेगी, है कि नहीं, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि अगर मैंने 2x की वैल्यू डाली तो कोई एक आउटकम मेरे को मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे को एक आउटकम मिल रहा है तो मैंने, अगर मेरे को 2 आउटकम मिल रहे हैं एक वैल्यू डालने से, ये तो बेटा गलत है। अब तुम सोच रहे हो, तुमने कटर में गोभी डाली और तुमको पनीर के पीसेस मिले, तो भूल जाओ भैया, ठीक है ना, 2 आंसर कभी नहीं आएंगे, बता रहे हैं, ठीक है। अगले पर आते हैं, ठीक है ना। तो एक लास्ट रिवीजन इस चीज का कि जो x की सारी वैल्यूज है ना, ये अपना क्या है, डोमेन है नहीं, और ये जो x की सारी वैल्यूज है, y6 हट चुका है अपना, ये अपना क्या है, रेंज, ठीक है ना। पता नहीं मैथ्स वाले इतना क्या करते हैं भाई, क्या जरूरत है इसकी, एप्लीकेशन बताओ मेरे को इसके रियल लाइफ की। लेकिन ठीक है, जेई के लिए अगर इतना मांगता है तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब तुमको बेटा रॉकेट बनाने को पकड़ा दिया वो तो बना ही नहीं पाओगे। जब तुमसे बेटा तुमसे अपना वाला या अपनी वाली नहीं बन रही, रॉकेट बनाओगे तुम, है सिंगल साले। ठीक है ना। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन तुम लोग को समझ में आ ही गए होंगे, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एक होता है अपना इंडिपेंडेंट और होता है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखने पे अपनी वैल्यू बदलता रहे। इंडिपेंडेंट क्या, उसकी वैल्यू हम डालते हैं। डिपेंडेंट क्या, वो जो हमने वैल्यू डाली उसके बेसिस पे अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, ठीक है ना। अब 4 किस्म के हमारे काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। पहला है मेरा बिल्कुल। अब अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि देखो, हम हर जगह y इक्वल टू लिखेंगे। मैंने मान लिया ये अपना है 1, ये अपना है 2, ये अपना है 3, ये अपना है 4। केस 1 पे आते हैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है, y इज इक्वल टू इक्वेशन इन x, मतलब x के रूप में कोई इक्वेशन होगी जहां x बेस हो, मतलब एक x जो है वो वेरिएबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। मैंने लिख दिया वेरिएबल रहेगा लेकिन एक टर्म के रूप में। हाँ, x हर जगह वेरिएबल रहेगा, लेकिन अलजेब्रिक में क्या है, अलजेब्रिक में क्या है कि वो हमारा एज अ टर्म रहेगा। मैंने लिख दिया ना x² + 3x,
ये क्या हो गया, x में एक इक्वेशन हो गई, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और x क्या है, एक खुद का अलग से टर्म है, ठीक है ना, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है कि नहीं, ये x की इक्वेशन हो गई। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन क्या कहता है, अगर x जो है वो इक्वेशन फॉर्म में है जहाँ वो टर्म के रूप में है, तो वो अपनी अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। ये इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है भाई। अगले पे आते हैं, अगला क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें क्या होता है, नया नाम है। अब इसमें क्या होता है, हम केस 2 लिखते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये इनकी उपस्थिति हो जाती है इक्वेशन में, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत थी, इतने 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 सालों से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन लगाते आए थे, क्या दिक्कत थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, y इज इक्वल टू, ठीक है नहीं गुस्सा नहीं करना है, साइन 2x मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अपना x जो है यहाँ पर बदलता रहेगा, जिसकी वैल्यू पे अपनी y की वैल्यू डिपेंड करेगी। यहाँ पे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो x से कम रहेगी, ठीक है ना। तो देखो साइन में यहाँ हम लोग दो तरीके से वैल्यू रख सकते हैं, या तो x की वैल्यू डिग्री में हो, या फिर उसकी रेडियन में हो, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू डिग्री लूँगा तो मेरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 360 तक। अगर मैं उसके आगे लेता हूँ ना, आगे लेता हूँ, तो फिर y की वैल्यू कहीं ना कहीं साइन, जो y की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगी। अगर मैंने लिखा कि यहाँ पर 180, ठीक है, अगर मैंने यहाँ 180 लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 360, हमारा 360 कंप्लीट हो गया, एक पूरा सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन द टू साइड्स 0 ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल बन गया ना, तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी y पे, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 360 तो यहाँ 720 हो जाएगा। 720 डिग्री में क्या होगा कि जो हमारा सर्कल है ना 2 बार कंप्लीट हो गया, तब भी हमारे आर्म्स के बीच में क्या होगा, 0। तो y की वैल्यू यहाँ रिपीट हो गई, लेकिन x की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है कि नहीं। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि वैल्यू हमने y की वैल्यू बदल दी, क्योंकि देखो ना ये साइन है, साइन, ठीक है ना। अब तुमने साइन का पढ़ा होगा, उसमें क्या रहता है कि साइन कर रही है, इसमें वैल्यू +1 और -1 से ना ज्यादा नहीं जाती बेटा, नो 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 नो, ज्यादा जाती ही नहीं है, ठीक है ना। ओके डन। तो ये अगर हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है तो हम लोग उसको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। यहाँ अब हम लोग केस 3 पे आते हैं, जो हम लोग को क्या कहता है, लॉगरिदमिक फंक्शन। ये क्या बला है, बंटी ई का बला है भाई, ये नया नाम सुना है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो तुम लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, भले सीबीएसई हो या आईसीएसई, लेकिन ये लॉगरिथम एक नई चीज है। आईसीएसई वालों के लिए नहीं, क्योंकि 9th में ये चैप्टर था। हाँ, तुम लोगों ने लॉग की 5 से 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी अगर तुम आईसीएसई 9th क्लास में चैप्टर 6 के स्टूडेंट रहे होंगे, अगर तुमने क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो। नहीं तो आईसीएसई के भी स्टूडेंट को ढंग से लॉग की अभी वैल्यूज नहीं आती है, रूल्स नहीं आते हैं, क्योंकि लॉग बड़ा अजीब सा है। उसका मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड करो तो प्लस में हो जाते हैं टर्म्स। मुझे क्या देख रहे हो, लॉग से बात करो। लॉग में क्या होता है, अपना y इज इक्वल टू कोई लॉगरिथमिक टर्म आ जाता है। देखो एक चीज ध्यान देना, x था यहाँ एज अ टर्म था, है कि नहीं। यहाँ x था, ये एंगल की वैल्यू के रूप में है, यहाँ पे x की वैल्यू से एंगल की वैल्यू बदलेगी, यहाँ x की वैल्यू से टर्म की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। तो x यहाँ पे एंगल की वैल्यू में है, किसके साथ, साइन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये साइन के साथ में मतलब ये एक एंगल दर्शा रहा है, तो यहाँ जो x है ना इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, मतलब एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो अपने रेशियो के आगे वाले एंगल को दर्शाएगी। अब केस 3 पे आते हैं, क्या लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मैंने लिख दिया log e 6x स्क्वायर, है कि नहीं। अब तुम लोग ये तो मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि बेटा जो ICSE पढ़ा है उससे बात कर रहा हूँ मैं, log e 6 प्लस log x 2 इस तरफ आ जाएगा। हाँ ऐसा होता है, अगर तुम्हारा log 6x स्क्वायर लिखा है तो log 6 अलग हो सकता है, log x स्क्वायर अलग हो सकता है। अगर तुम्हारा पावर में चढ़ा है तो वो ऊपर से कूद के नीचे आ जाएगा। हाँ ऐसा है। तो अगर यहाँ x हमारा log के साथ होता है तो हम उसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। लॉग की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं मैथ की क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ अभी फिजिक्स चल रहा है तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना रट लो, क्योंकि ये थ्योरी है, तुम लोग को इसमें न्यूमेरिकल नहीं करने, न्यूमेरिकल आएंगे बाद में, न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे साउंड में प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक अभी मैंने पढ़े हैं, ठीक है ना। लॉग और भी जगह यूज होता है। अगला है हमारा एक्सपोनेंशियल, ये लास्ट टॉपिक है बढ़िया सा। एक्सपोनेंशियल बहुत आसान है, केस 1 है, बस x को थोड़ा अपन हायर सीट पे बिठा देते हैं, मतलब उसे सर पे चढ़ा देते हैं, किसके, कांस्टेंट टर्म्स के। अगर मैंने यहाँ लिखा क्या, पहले केस 4 लिख देते हैं, हाँ अगर मैंने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू अपना 35 की पावर x प्लस 2 की पावर 5x, तो मैंने x को क्या किया, नंबर्स के सर पे ताज जैसे पहना दिया। इससे क्या हुआ, जो अपना x है वो एज एन एक्सपोनेंट आ गया है, ऐसा पावर आ गया है किसकी, उनकी शक्ल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इसलिए अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ से फंक्शन हमारे खत्म होते हैं और अगले लेक्चर में मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। बहुत प्यारी बढ़िया चीज है, बहुत आसान है वो, बढ़िया चीज है। अगर तुम लोगों ने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो तुम लोग भूल नहीं सकते डिफरेंशिएशन को। बहुत बेसिक सी है, एलिमेंट्री लेवल पे डिफरेंशिएशन इतनी मुश्किल भी नहीं है, जहाँ पे तुम लोग को लगती है 11th की, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर तुम लोग को मेरी बात जल्दी में समझ में आ जाए तो मैं इस फंक्शन से भी जल्दी डिफरेंशिएशन निपटा दूंगा अकेला। तो अगर थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी भी टॉपिक है, जैसे मतलब 30 से 40 मिनट का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ 2x पर मत देखना।